सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीडिया की ऑथेंटिसिटी क्या है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है जो पहले थी। मीडिया जो दिखाता है वो सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि कौन उन्हें क्या डायरेक्शन दे रहा है, वो ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा जो दर्शक है वो क्या देखना या पढ़ना चाहता है। आजकल बहुत फेक न्यूज़ होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन पहले आती है, मुझे ऐसा लगता है रियल स्टोरी बाद में आती है। अगर स्टैंडर्ड्स सही सेट किए जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए चला दी जाए। एक इंसिडेंट हुआ है यूपी में, बॉयफ्रेंड और वाइफ ने मिलके हस्बैंड को मार दिया है और बहुत फिलहाल ये न्यूज़ इन है। इज इट समथिंग जो कि दिखा रहे हैं 100% करेक्ट होता है वो, या फिर बीच में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं? फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट्स आर फॉर फ्री। जब आप कमेंट्री को महत्व देने लगते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती हैं जो शायद हुई हो ना हुई हो, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों तक। मैं रविश कुमार की बात कर रहा हूँ और इस वजह से रविश कुमार ने अपना चैनल खोला और आज उसके पास व्यूज़ ज़्यादा है। मुझे ऐसा फील होता है, ऑब्वियसली मुझे इंटरनल नहीं पता, बट पर्सनली आई फील पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेल रहा था और शायद उस टाइम पे एक बड़े बिजनेस टाइकून ने उस चैनल को खरीद लिया। मुझे ऐसा लगता है। अब आज तक ऐसा चैनल है अब जो बचा है जो कि प्योरिटी इस पे काम कर रहा है। पूरा कंट्रोल है मीडिया का पॉलिटिक्स में कि मीडिया कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखा सकती है। मीडिया ही की गोद में बैठ गया पॉलिटिशियंस की। क्या ये एक्चुअली टर्म सिर्फ टर्म ही है? हेलो मनोज जी। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू कम हेयर टू जॉइन अस इन दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। मैं सबसे पहले मनोज जी मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। देखिए, मैं प्राइमरीली एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस की स्पेस में एक्टिव हूँ। लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट लव अगर कहें तो वो अभी भी मीडिया और जर्नलिज्म है, और मास कम्युनिकेशन is something which I myself identify with। तो मेरा एक्सपीरियंस करीब 20 साल से ज़्यादा का है, 2 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसमें 15 साल के करीब मैंने ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ बिताए हैं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स के साथ। आज तक के साथ 11 साल के करीब का सफ़र रहा और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। इसके अलावा मैंने डीडी न्यूज़ जो कि देश का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसका एक पार्ट है, वहाँ पर काम किया है। स्टार न्यूज़ जो कि अब एबीपी न्यूज़ के नाम से जाना जाता है, उनके साथ काम किया है। तो मीडिया में मेरी जो जर्नी रही वो ब्रॉडकास्ट चैनल्स तक रही है। प्रिंट मीडिया में काम करने का मौका इतना नहीं मिला। उसके बाद मैंने पीआर और कम्युनिकेशंस की स्पेस में कदम रखा। उसमें जो सबसे बड़े नाम हैं पीआर कंसल्टेंसीज़ में देश में दुनिया में, उनके साथ पिछले 9 साल से मैं जुड़ा रहा हूँ। राज्य सरकारों के साथ भी काम किया है, सोशल मीडिया के साथ काम किया, और एज एन इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। एक्चुअली इनफैक्ट इतने वास्ट एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे को आपसे बहुत मन था बात करने का, बिकॉज आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही मुझे लगा कि यू आर द राइट पर्सन जहाँ पे हम एक्चुअली जान सकें कि मीडिया के बारे में। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो में यू एज यू सेड नेम यू टुक द नेम्स ऑफ एबीपी न्यूज़ जो कि पहले स्टार न्यूज़ था, आज तक डीडी न्यूज़ और जितना भी पोर्टफोलियो है। तो आज मुझे मज़ा आने वाला है इस कन्वर्सेशन में। एंड प्लीज़ आई गेस मैं आपसे जो भी मुझे लगेगा कि जहाँ पे क्रॉस हो सकता है आई क्रॉस यू। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो जस्ट टू बिगिन विद आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे मीडिया हमें पता है, हमें पढ़ाया गया है कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो 4 पिलर में से एक मीडिया है। बट आज हम न्यूज़ चैनल जो देखते हैं, हम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीडिया की ऑथेंटिसिटी क्या है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है जो पहले थी। हाउ डू यू से दिस? देखिए, क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे मीडिया के बारे में कोई जेनरिक कमेंट उसमें दे सकते हैं। राइट।
हो सकता है कि कुछ ऐसे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलें, कुछ ऐसे आपको मीडिया हाउसेस मिलें जिनके बारे में आपका व्यू ये हो सकता है कि वो लोप साइडेड चीज़ें दिखाते हैं या एक ही पक्ष की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, इतने साल अलग अलग मीडियम्स में काम करने के बाद जो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ज़्यादातर मीडिया एक बैलेंस्ड व्यू लेकर चलना ही पसंद करता है, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वो सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि कौन उन्हें क्या डायरेक्शन दे रहा है। वो ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा जो दर्शक है या मेरा जो रीडर है, अगर मैं अखबार में या प्रिंट में काम कर रहा हूँ, तो वो क्या देखना या पढ़ना चाहता है। तो ये बिज़नेस गाइड उससे होता है। और मतलब बिज़नेस मैं नहीं कहूँगा, ये जो भी काम है मीडिया का, वो इससे ज़्यादा गाइड होता है बजाय इसके कि कौन उन पर किस तरह का प्रभाव या किस तरह का इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार या जो दूसरे तंत्र हैं वो उन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हम मीडिया आइसोलेशन में काम करता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के कंट्रोल में काम करता है, ये कहना गलत होगा। ओके, तो जैसा मनोज जी आपने बताया इस आंसर में, कुछ आपने ये भी बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोल भी करते हैं और कुछ इन्फ्लुएंस भी होते हैं बाय पॉलिटिकल प्रेशर और बाय कॉर्पोरेट प्रेशर। तो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स आप भी देखते हैं, आप भी, सबसे बड़ी बात ये आप उस चीज़ का पार्ट रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कितना प्रेशर कैसे झेलती है मीडिया? मतलब आई एम श्योर कोई भी बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हर किसी में पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं हमारे इंडिया में, तो ये कैसे झेला कैसे जाता है? हाउ डू वी कंट्रोल इट इनसाइड? देखिए, जहाँ तक प्रेशर्स की बात है, प्रेशर्स हमेशा रहते हैं, हमेशा रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक पॉइंट के बाद ये तय करना पड़ता है आपके स्टेक होल्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन है। अगर मान लीजिए मैं एक न्यूज़ चैनल हूँ या मैं एक मीडिया हाउस हूँ, मैं किसी के प्रभाव में आके वही सब दिखाने लगूं जो कि मुझसे दिखाने को कहा गया है या जो मुझे छापने को कहा गया है, तो क्या मेरे दर्शक जो जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ वो मेरे साथ रहेंगे? कितने दिन रहेंगे और कितने समय तक मैं इस स्टेज में सस्टेन कर पाऊँगा, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसीलिए टेम्परेरी प्रेशर सब पर होता है। कुछ हद तक हो सकता है कि किसी चीज़ पर फ़र्क पड़ता हो छोटा मोटा, लेकिन कोई आधारभूत उससे बदलाव आ जाता है आपके कंटेंट में या आपकी रिपोर्टिंग में, ये कहना एक ओवरस्टेटमेंट होगा। सो पॉइंट ये है कि अगर प्रेशर आ भी जाए तो सारा कंटेंट हम कह सकते हैं कि पूरा इन्फ्लुएंस नहीं होता। वी कैन से कि एक स्मार्ट डिसीजन लेना उस टाइम पे मीडिया का कर्तव्य बनता है कि कैसे आप पॉलिटिकल प्रेशर भी संभाल लो और ऑडियंस के साथ भी धोखा ना करो। दैट व्हाट यू आर सेइंग, राइट? देखिए, मेरा इसके बारे में एक और मत है कि आप बात कर रहे हैं प्रेशर्स की, तो प्रेशर की जहाँ तक बात है, मीडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनकी अपनी एक पावर होती है और वो पावर उनको इस तरह के प्रेशर्स को रेजिस्ट करने की क्षमता भी देती है। इसलिए अगर जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं उनमें जो उनके बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो इस तरह के प्रेशर्स को रेजिस्ट भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ जगह पर हो सकता है मानी जाती होंगी, लेकिन सब कुछ किसी इन्फ्लुएंस के तहत चलता है, ऐसा कहना जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो मनोज जी, चलो इस बात पे ना आई रियली वांट टू आस्क यू, लेट्स सपोज 2 स्टोरी आई हैं मीडिया के पास। एक ऐसी है जो कि गरीब है, जो कि गलत हुआ है किसी के साथ, बट सिर्फ मीडिया को पता है, उसका कोई सहारा नहीं है। जैसे हमारे पता है हम डेवलप कंट्री नहीं, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, और ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे कुछ डेली के हादसे होते हैं जिससे गलत होता है। दूसरा ऐसा है जहाँ पे एक बड़े स्टार ने कुछ कर दिया, सो वहाँ पे मीडिया कैसे प्रायोरिटाइज करती है इन चीज़ों को? देखिए, कुछ जगह हम इस चीज़ को माने या ना माने वो हमें दर्शकों के हिसाब से तय करना पड़ता है या रीडर्स के हिसाब से तय करना पड़ता है।
अगर आप प्रिंट मीडिया हैं तो आपको रीडर्स के हिसाब से तय करना पड़ेगा, अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया हैं तो आपको अपने दर्शकों के हिसाब से तय करना पड़ता है कि वो आखिर क्या देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत आसान है मीडिया पर उंगली उठा देना कि ये तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को सनसनीखेज बना देते हैं। अगर उस चीज़ के दर्शक नहीं होंगे तो मीडिया उसको सनसनीखेज क्यों बनाएगा? कोई कारण नहीं है। एक हमारा जो एग्जिस्टेंस का कारण है वो दर्शक हैं जो कि हमें देखते हैं, और वही इन अ सेंस हमें गाइड भी करते हैं कि हमें क्या दिखाना है। अगर उनका इंटरेस्ट मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को जानने में है तो वो भी मीडिया दिखाएगा। मीडिया समाज का आईना है और वो एक हद तक वही चीज़ें दिखाता है जो कि समाज देखना चाहता है, ना कि इसका उल्टा कि वो एजेंडा जो है वो मीडिया तय नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है एजेंडा सोसाइटी में तय होता है कि उन्हें क्या देखना है और उसके हिसाब से मीडिया उनको केटर करता है। इसका ठीक उल्टा अगर हम कहें कि मीडिया जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है और सोसाइटी वो देखने लगती है, तो ये शायद बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी एक बहुत ही जटिल प्रश्न की। ओके, बट एज अ व्यूअर मुझे जनरली ऐसा फील होता है कि या तो आप दिखाइए तब भी आपको पता चलेगा कि मीडिया देखो जनरली जो चीज़ टेबल पे होगी ही नहीं तो हाउ वुड ईटर गेट्स टू नो कि मुझे क्या खाना है। दो चीज़ें वहाँ पे होंगी तभी मुझे समझ आएगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा है। सेम लाइक मीडिया, मुझे ऐसा फील होता है कि मीडिया अगर 6 घंटे के चैनल पे 4 घंटे स्टार को दिखा रही है और 2 घंटे उस क्रिटिकल चीज़ को दिखा रही है जो कि दिखानी चाहिए। सो ऑब्वियसली 4 घंटे वाले, और वो टाइम पीरियड भी बहुत मैटर करता है कि इस टाइम पे जनता फीड कर रही है उस चीज़ को। बट मे बी यू आर राइट बिकॉज आप वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। देखिए, इस सवाल का भी आपको मैं उत्तर दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि विकल्प पर कभी काम नहीं हुआ, विकल्प पे हमेशा काम हुआ है। सभी अगर मीडिया में आप ब्रॉडकास्ट चैनल्स की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि एक ही चीज़ को लेके 6 घंटे लगातार बात की जाती है। हो सकता है लोग उससे उकता जाएं और हो सकता है कि वो कुछ और देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी वही 6 घंटे लगातार दिखा रहा है। कुछ आपको ऐसे भी अपवाद मिल जाएंगे इन्हीं न्यूज़ चैनल्स में जो कि कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, बाद में सब कुछ बॉटम लाइन उस चीज़ पर आता है कितने लोग फिर आपको देख रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं तो टीआरपी किसकी कितनी जा रही है, वो ऐसी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी जटिल हैं। तो अगर मैं वेरीड कंटेंट दिखा रहा हूँ और उसके बाद उसको कोई देख नहीं रहा है, या जो भी पैमाने हैं हमारे व्यूअरशिप को नापने के, अगर उसमें मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ तो फिर मीडिया भी वो कब तक दिखाएगा। अगर आप उसे नहीं देखना चाहते, अगर 10 में से 9 लोग वही दिखा रहे हैं कि वो एक तरह से उस कंटेंट को ट्रीट कर रहे हैं और 10वां जो है, या मान लीजिए 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उसे अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें देख नहीं रहे। तो क्या लॉजिक है, क्यों मीडिया से ये कहा जाए कि नहीं आप तो वेरिड कंटेंट दिखाइए। ठीक है, आप एज ए व्यूअर डेफिनेटली अपना पक्ष रख सकते हैं, आपका पर्सनल व्यू ये हो सकता है, लेकिन अगर एक मेजॉरिटी का व्यू ये नहीं है तो शायद मीडिया उस तरीके से काम नहीं करे। दैट मेक्स सेंस। बहुत सही बचा लिया आपने, एक्चुअली बहुत सही बात बोल दी, सच बोलूँ तो आपने। बट हाँ, आई एग्री, आई सेकंड योर ओपिनियन। अब बात करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माई साइड कि मनोज जी, जब कोई न्यूज़ दिखाता है मीडिया हाउस, आजकल बहुत फेक न्यूज़ होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन पहले आती है, मुझे ऐसा लगता है, रियल स्टोरी बाद में आती है। हाउ मीडिया ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाई कैसे करे कि न्यूज़ कितनी ऑथेंटिसिटी है उसको रिपोर्ट करने से पहले? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि रिपोर्टिंग का प्रेशर बहुत होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। आपको हर वक्त ये लगा रहता है कि जो न्यूज़ मिल रही है, स्पेशली द ब्रेकिंग न्यूज़, वो कोई और बता देगा। उस टाइम पीरियड में कैसे होती चीज़ें मैनेज? देखिए, वैसे तो प्रेशर सभी पर उतना ही है, मुझे जिनसे compete करना है उस पर भी उतना ही प्रेशर है, और उसकी जो एक्सेस है उन रिसोर्सेज को या किसी न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो भी उतना ही है जितना की स्किल्स या जितनी एक्सपर्टाइज मेरे पास है। तो हम अगर कंपटीशन की भी बात करें तो कंपटीशन बिल्कुल इवन है, इसलिए
उस माहौल में भी अगर एक तरह का एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, मीडिया ऐसा नहीं कि बिना स्टैंडर्ड्स के काम करता है। मीडिया में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एज अ वॉच डॉग काम करते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें तो NBA है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, या एडिटर्स गिल्ड है। तो प्रिंट के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रिंट मीडिया के जो कि सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। मीडिया के ही लोग हैं जो कि ये तय करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो अगर स्टैंडर्ड्स सही सेट किए जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए चला दी जाए। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं तो अब भी आप उसके अंदर टिकर पे देख सकते हैं कि यदि आपको हमारी किसी खबर से शिकायत है तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। यदि आपको हमारे कंटेंट से कोई शिकायत है तो आप NBA को शिकायत कर सकते हैं या NBA के संज्ञान में ये चीज़ ला सकते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। अगर स्टैंडर्ड्स सही सेट किए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो फैक्ट्स के साथ कोई भी उसमें प्ले कर सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ना सिर्फ सही सेट किए जाएं, उनके पालन पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। और ऐसे सिचुएशन में ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपको किस तरह से गाइड करते हैं। क्या देखिए, हमने जर्नलिज्म में जब पहली क्लास की तो उसमें सबसे पहला जो एक चीज़ हमें पढ़ाई गई थी, हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाई, वो ये थी कि जर्नलिज्म के बारे में एक चीज़ बिल्कुल सच है जो किसी ने कही है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट्स आर फॉर फ्री। फैक्ट्स यानी कि तथ्य जो हैं वो सीक्रेट है, उनके साथ कोई समझौता नहीं है, बट कमेंट फ्री है। मतलब आप फैक्ट गलत ना बताएं, और कमेंट कर रहे हैं तो आप उसे कमेंट की तरह बताएं कि ये इसके ऊपर कमेंट है। जो व्यूअर है या जो रीडर है वो इसका एनालिसिस करने में सक्षम है कि जो आप कह रहे हैं वो कितना सही या गलत है अगर आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन तथ्य अगर आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं तो वो किसी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मीडिया हाउस इस चीज़ पे एग्री करेगा कि फैक्ट्स के स्तर पर कुछ छेड़छाड़ की जाए और गलत तथ्य पेश किए जाए। बट आपको नहीं लगता मनोज जी, मे बी फैक्ट्स पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जान के न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस ऐसी बनाई जाती है, बीट यूज़र क्वेश्चन मार्क, कि ताकि लोग एक्चुअली उसको देखें। बिल्कुल सही बात है। वो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़ चैनल्स या जो पब्लिकेशंस हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे जो चैनल है वही एक चैनल है जो इस स्पेस में काम कर रहा है। उसके अलावा दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। और अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, हर एक आदमी जो यूट्यूब पे एक चैनल चला सकता है वो आपका कॉम्पिटिटर है। ये मेरा तो ऐसे में ये जो बात है कि ये कंटेंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो आप आइसोलेशन में नहीं काम कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो उस लेवल पे ले जानी पड़ेगी कि आईबॉल्स आपकी तरफ आएँ, रीडर्स आपकी तरफ आएँ। तो उसमें कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, और अगर वो एक्सपेरिमेंट कहीं एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं तो उसे सनसनीखेज या सेंसेशनलाइजेशन कहा जा सकता है। लेकिन आम तौर पर अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उसको सेंसेशनलाइज अगर आप करेंगे तो जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं बहुत समझदार होता है। हम लोग इतना उस पर गौर नहीं करते। जो रीडर है वो काफ़ी समझदार होता है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, वो आपको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देगा अगर आप फैक्ट्स से हटे, जो बेसिक्स हैं उनसे हटे। तो इसलिए आप ना सिर्फ
कंपटीशन को ध्यान में रखेंगे बल्कि अपना जो एंड कंज्यूमर है उसको भी ध्यान में आपको अगर रखना होगा तो आप अपने जो बेसिक्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं भटक सकते। अब मैं समझ सकता हूँ मनोज जी, जब आप एक चीज़, क्योंकि आप किसी चीज़ से जुड़े हैं और मैं एक फ्री चैनल पे काम कर रहा हूँ, फ्री मीडिया पे काम कर रहा हूँ, सो फील फ्री टू स्किप एनी क्वेश्चन इफ़ यू वुड लाइक टू, बट आई रियली हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपने आंसर दिया है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप मीडिया चैनल को किसी यूट्यूब इंडिपेंडेंट चैनल से कंपेयर करते हैं, लाइक दिस, माई चैनल नेम इज़ वेदांत जोन, जहाँ पे आई रियली बिलीव दैट आई वुड हैव एन अनबायस्ड कॉन्वर्जेशन विद माई गेस्ट, एंड व्हेन आई से अनबायस्ड, मैं अपने गेस्ट को भी फ्री करता हूँ कि ही मे और शी मे स्किप द क्वेश्चन। हेयर जब एक मीडिया हाउस है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वी से दैट इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और कंपेयर में हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो कि व्यूज़ के पीछे भाग रहा है। मुझे पता है उसको पैसा कमाना है, उसको व्यूज़ चाहिए और उसको नाम बड़ा करने के लिए वो झूठ भी बोलेगा, बट जब हम इसका कंपेरिजन सही है, मेरे को गलत लगता है क्योंकि उस पर ऑथेंटिसिटी नहीं है जो मैं एक आज तक पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस है, या फिर ABP न्यूज़ या फिर स्टार न्यूज़, जो भी हमारे चैनल्स हैं वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगते हैं। बट यूट्यूब चैनल न्यूज़ के लिए मतलब आई वुड नॉट बिलीव ऑन इट। हाउ डू यू से दिस? देखिए, उसमें आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक सत्य है कि ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो थ्योरेटिकली या टेक्निकली आप फ्री हैं। आप उसमें जो डालना चाहें, भले वो बायस्ड है, अनबायस्ड है, फैक्चुअली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, लेकिन उसमें भी सवाल क्रेडिबिलिटी का ही आएगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग आपसे दूर इसलिए हो जाएं क्योंकि आप तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपको चीज़ों को बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट और बैलेंस्ड रखना है कि आपको उनको सेंसेशनलाइज करना है। तो हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें हर एक तरह के कंटेंट को मॉडरेट किया जा सके। सबसे पहली ज़रूरत तो किसी भी इंडिपेंडेंट इस तरह के यूट्यूब चैनल और किसी और तरह के मीडिया को है, वो सेल्फ रेगुलेशन की है। बाकी जो मीडिया है वो भी सेल्फ रेगुलेशन पे ही काम करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है। तो ये हालांकि एक लेवल के बाद सरकार के नियम भी आते हैं। अगर आप कुछ ऐसा ही कर देंगे जो उस श्रेणी में आ जाएगा जो कि कहिए जो देश के जो लॉ है वो उसको परमिट नहीं करते, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो वो चीज़ें वो एक स्तर के बाद जाके आती हैं जब आप कोई इतनी गंभीर गलती कर दें। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो नैतिक तौर पर ठीक नहीं है, उनके लिए शायद आपको खुद को जो भी इंसान इस तरह का कोई सेटअप चला रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने आप पर वो अपना नियंत्रण रखना होगा। नहीं तो मेरा मानना ये है कि जो मार्केट है या आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको एक लिमिट के बाद करेक्ट कर देंगे। और अगर आज तक के व्यूअर्स की संख्या लाखों में हो सकती है या किसी और मीडिया हाउस के व्यूअर्स की संख्या लाखों में हो सकती है, तो शायद उस यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स की संख्या उतनी नहीं होगी अगर आप अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड को बायस्ड रखेंगे या जो बेसिक्स हैं जर्नलिज्म के उससे भटकेंगे। दैट रिमाइंड्स मी, एक रिसेंटली कुछ साल के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने न्यूज़ चैनल को ख़रीदा है और उस न्यूज़ चैनल के मेन एंकर ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। ठीक है, अब आप देखोगे तो यूट्यूब चैनल पे उसके मिलियंस में व्यूज़ हैं और आई डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट चैनल नाउ। आई रियली यूज टू सी, उसी चैनल को मैं देखता था उस टाइम पे क्योंकि मैं उस पर ही बिलीव करता था, सच बताऊँ तो। बट यहाँ पे आप ही के पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आज यूट्यूब चैनल की वीडियोस के मिलियंस में है, शायद उसको रिसेंटली कोई यूट्यूब से गोल्डन बटन मिला है। कैन वी से दिस कि यहाँ पे कंप्लीट मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी उस एक चैनल के पर्सन के चैनल के सामने कम फीकी पड़ गई?
आई होप आप समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा इसमें फिर भी मानना यही है कि क्रेडिबिलिटी एक टाइम पीरियड के अंदर होती है। राइट। कुछ समय पहले तक आप ही का कहना है आप उसी चैनल को देखते थे, क्यों देखते थे? बिकॉज ऑफ दैट, उसी पर्सन की वजह से। कंटेंट कहाँ से आता था? लोग। अगर लोग सही हैं तो कंटेंट अपने आप सही आएगा। अगर जो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग न्यूज़ स्टोरीज़ बना रहे हैं, वो लोग ठीक होंगे तो कंटेंट अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आज हो सकता है, अब इनमें कहें तो पर्सनल व्यूज़ होते हैं, ये आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, उसका एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो। तो ये आपका पर्सनल व्यू आज की डेट में है, जबकि ये सब जो बातें आपने गिनाई ये सब हो चुका है और एक चैनल बना और इस तरीके से चला। लेकिन कल को काफ़ी कुछ बदलाव इस इकोसिस्टम में होते रहते हैं। कल को फिर से अगर बदलाव आता है, कल को फिर से कंटेंट में इन जनरल बदलाव आता है या कंट्रोल उसका बदल जाता है, तो वो क्रेडिबिलिटी का कुछ जो फैक्टर है या जो ब्रांड रिकॉल है वो आपके साथ अभी भी है। अगर कंटेंट से आपको शिकायत है, वो कल को फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए तो हो सकता है कि आप फिर से वही देखना शुरू कर दें। और जहाँ तक बात है किसी के निजी वेंचर की या निजी चैनल की, तो देखिए हर आदमी की संस्थान से अलग भी एक पहचान होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान संस्थान के साथ इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर वो किसी दिन संस्थान से अलग हो जाते हैं तो उनकी पहचान उनके साथ चलती है। एब्सोल्युटली। तो वो जिस तरह की केस आप बता रहे हैं, तो उस केस में भी ये चीज़ पूरी तरह से अप्लाई होती है कि उनकी अपनी एक पहचान है और उसी के चलते आज की डेट में भी उन पर जो भरोसा करने वाले हैं वो लोग, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ गलत है। हो सकता है कि वही लोग उस चैनल को भी देखते हो जिसे वो छोड़ के आए, और वही लोग उनका खुद का जो YouTube चैनल है उसे भी देखते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों की अपनी अपनी स्पेस है और दोनों एक दूसरे को से compete कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। बट मनोज जी, कहीं आपको नहीं लगता कि जो भरोसा आपने शब्द यूज़ किया है वो टाइम के साथ किसी चीज़ के ऊपर आता है, और जो उसकी इमेज बनी है उस चैनल के थ्रू, वो इसलिए बनी है क्योंकि वो पर्सन अनबायस था और वो वही दिखाना चाहता था जो दुनिया देख रही है। जैसा आपने बोला, मैं वही लाइन रिपीट करूँगा कि उसने वही कंटेंट दिखाया जो दुनिया देखना चाहती है, बट उस टाइम पे बाकी चैनल्स ने वो नहीं दिखाया। और इस वजह से, मैं रविश कुमार की बात कर रहा हूँ, और इस वजह से रविश कुमार ने अपना चैनल खोला और आज उसके पास व्यूज़ ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा फील होता है, ऑब्वियसली मुझे इंटरनल नहीं पता, मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे मैं देख सकूँ कि किसके पास कितने व्यूज़ हैं, डेटा कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। बट पर्सनली आई फील कि शायद देयर इज़ वन चैनल और देयर इज़ वन पर्सन जो कि उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेल रहा था, और शायद उस टाइम पे एक बड़े बिजनेस टाइकून ने उस चैनल को खरीद लिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आया, पॉलिटिक्स प्रेशर में नहीं आया। देखिए, हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। Absolutely. और इसी वजह से मैं नाम की नहीं बात करूँगा, लेकिन आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि इसमें बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि ये आपका व्यू है। करेक्ट। मेरा व्यू, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हो सकता है इसका ठीक पलट हो। Absolutely. आपने एक पत्रकार का नाम लिया, मैं किसी और पत्रकार का नाम ले सकता हूं जो कि शायद एक अलग एक्सट्रीम पे आप उनको खड़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप फॉलोअरशिप में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे शायद वो लोग भी नहीं मिलेंगे। True, absolutely. तो इसलिए मैं
वही कहूँगा कि सबकी अपनी स्पेस है। जिन्होंने किसी मीडियम में रहते हुए अपनी पहचान बना ली, वो उस मीडियम से अलग होकर अपनी उस पहचान को कंसोलिडेट कर लेते हैं। कुछ लोग जो अपनी पहचान नहीं बना पाते, वो कहीं ना कहीं उस मीडियम पर निर्भर रहते हैं, कितनी दूर तक जाएंगे या किस तरह की बातें वो लोगों तक रख पाएंगे। मनोज, अभी रिसेंटली ना एक इंसिडेंट हुआ है यूपी में, जहाँ पे मेरठ में स्पेशली, जहाँ पे एक बॉयफ्रेंड और वाइफ ने मिलके हस्बैंड को मार दिया है, और बहुत फ़िलहाल ये न्यूज़ इन है। मेरे को आपसे जानना है कि मुझे ये पता चला एक मीडिया हाउस के थ्रू, क्योंकि मैं फेसबुक पे, मैं यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करता हूँ, वहाँ से मैं ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करता हूँ कंपेयर टू टीवी। ऑल्दो मेरे पास टीवी है, बट मैं अपने मोबाइल से कंज्यूम ज़्यादा करता हूँ डेटा को। आपका इस पॉइंट पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मुझे डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा हूँ मैं उस स्टेज पे जहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, और जो रिप्रेजेंट मुझको कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस के जनरली क्या होता है? इज इट समथिंग जो कि दिखा रहे हैं 100% करेक्ट होता है वो, या फिर बीच में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो कोई जानबूझ के करता है, बट वो जनरली हैपन्स बिसाइड द कैमरा। देखिए, हालांकि ये इजीली कहा जा सकता है कि मीडिया को फैक्ट्स तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर वो फैक्ट्स तक सीमित रहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप एक्स मीडिया हाउस की खबर देखें या वाई मीडिया हाउस की खबर देखें, उसमें किसी तरह का अंतर हो। अंतर कब आता है? जब लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते जो कि हमारा जर्नलिज्म का फर्स्ट लेसन था कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट्स आर फॉर फ्री। जब आप कमेंट्री को महत्व देने लगते हैं तो वो जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती हैं जो शायद हुई हो ना हुई हो, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, और अगर करता है तो वो एक तरह से दर्शक के लिए, तो दर्शकों के साथ तो अन्याय है। एब्सोल्युटली। जब आपने बोला कि हमें ये सिखाया जाता है कि फैक्ट से छेड़खानी ना हो, बिल्कुल भी, और कमेंट्री पे तो लेट कमेंट्री कम, बट हम फैक्ट्स छेड़खानी नहीं करेंगे, और हम इस लाइन का मतलब ये कि जो है वही दिखाना है बिना बायस के कि हमारे चैनल की व्यूअरशिप कितनी होगी, बिकॉज मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको क्या लगता है, कोई अब आज तक ऐसा चैनल है अब जो बचा है जो कि प्योरिटी इस पे काम कर रहा है? देखिए, आजकल उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, प्योर वनीला। अगर मैं कहूँ प्योर वनीला चैनल या प्योर वनीला न्यूज़पेपर है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन है। हो सकता है कि आपको वो लगे कि ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं या फला उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप उनका न्यूज़कास्ट या उनका जो छपा हुआ कंटेंट है वो ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं सिर्फ वही बचे हैं जो सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ, हर चीज़ की बात करते हैं। व्यू उनको बैलेंस्ड रखना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस इतने हैं कि वो चाहें तो भी जो बैलेंस है उससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा किसी न किसी की जो दृष्टि रहती है वो अंडर स्क्रूटनी रहते हैं। तो आज की डेट में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि आपको प्लेन वनीला न्यूज़ मिलेगी। उसमें आपको जिस तरह की सनसनीखेज या जिस तरह की खबरों की आप बात कर रहे हैं वो उसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए शायद बहुत से लोगों का मानना ये है कि बहुत से दर्शक या बहुत से जो रीडर्स हैं वो ऐसे आउटलेट्स के साथ नहीं जुड़ते। तो ऑप्शंस हैं, पर ये आपके टेस्ट पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना या पढ़ना चाहते हैं। सो अनदर पॉइंट इज़, हमारे पास एक हम कंट्री है जहाँ पे वी हैव हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हम कुछ भी बोल सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, जिसको आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, हर कोई यूज़ कर रहा है। पैरेलली एक चाइना एक कंट्री है जहाँ पे
पूरा कंट्रोल है मीडिया का पॉलिटिक्स में। मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे आई गेस जो मुझे पता है वो मुझे इतना पता है कि मीडिया कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखा सकती है। हाउ डू यू सी दिस, आपको क्या लगता है? हाँ जी, आप बात कर रहे हो तो सही चीज़ भी नहीं दिखा सकती। राइट, तो क्या ये सही है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप चीन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो वहाँ तो मीडिया या और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस देश के, उनकी क्या हालत है वो मतलब ओपन सीक्रेट्स हैं। yes. वहाँ पर तथ्य किस तरह से सामने आते हैं वो आपको, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना काल रहा। yes. जिस संकट की उत्पत्ति चीन से हुई, वो किस तरीके से बाहर आया और किस तरीके से उसे रिपोर्ट किया गया कि यहाँ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसी समय कंट्रोल हो गया, कुछ है ही नहीं और सारी दुनिया में फैला हुआ है, त्राही मची हुई है, लेकिन चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब इस तरह के कंट्रोल्स एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा होते हैं। और अगर भारत के परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के हार्डकोर कंट्रोल्स मीडिया पर रखे जा सकें, ये लगभग असंभव सा है। तो जब तक कोई मीडिया आउटलेट खुद ना चाहे तब तक शायद वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करेगा जिस तरह से चीन में संभव है या किसी ऐसे और देश में संभव है। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो मेरा पूरा ध्यान जाता है एक टर्म पे जो कि ऑपोजिशन या पॉलिटिकल टर्म आई थी, गोदी मीडिया करके। ये टर्म एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे इतना पता है कि गोदी मीडिया इज समथिंग जो कि मीडिया ही की गोद में बैठ गया पॉलिटिशियंस की। क्या ये एक्चुअली टर्म सिर्फ टर्म ही है? व्हाट डू यू थिंक कि सच में एक्चुअली ऐसी है दुनिया? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो वास्तविकता है वो ब्लैक और वाइट में नहीं होती है, इट्स ऑल इन शेड्स ऑफ ग्रे। राइट, आपको हर एक चीज़ को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कहते हैं गोदी मीडिया, मैं आपसे बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू में बातचीत के शुरू में ये कहा कि अगर मेरा ध्यान इस चीज़ से हट गया कि मुझे कौन लोग देखते हैं, तो वो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे। उन पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उनको कुछ भी कचरा परोसूं और वो मुझे देखें। इसलिए मेरे ऊपर वो चेक बैलेंस हमेशा रहेगा। जिस तरह के नामों की या जिस तरह के इन्फ्लुएंसेस की आप बात कर रहे हैं, मेरा निजी विचार ये है कि देखिए, इन्फ्लुएंस हमेशा रहे हैं, नाम चाहे जो भी रहे हों, ये नाम अब सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा प्रोमिनेंटली रखे जाते हैं। लेकिन ये समझ लें कि भारत जो है वो करीब 60 साल उससे पहले भी स्वतंत्र रहा है, मीडिया यहाँ पर रहा है, काम करता रहा है, जब से कि सोशल मीडिया शुरू हुआ उससे पहले भी। और ये जो सब चीज़ें हैं ये अंडर स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा आ गई हैं जब से सोशल मीडिया तेज़ी से फैला है तब। लेकिन क्या उससे पहले इन्फ्लुएंस नहीं होता था? तो ये कहना शायद सही नहीं होगा। लेकिन इन्फ्लुएंस होने के बाद भी एज अ मीडिया हाउस मैं अपने दर्शकों और अपने रीडर्स के प्रति जवाबदेह हूँ और रहूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मेरी वो जगह इस पूरे सिस्टम में नहीं रहेगी जो है। तो मेरा मानना अभी भी यही है कि ये सब एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो होता है उसकी वजह से ऐसी टर्म्स बनती हैं। बट बाय एंड लार्ज मीडिया का जो स्पेस है उसमें अगर आप अपनी न्यूट्रलिटी या अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा दांव पर लगाते हैं तो वो समय दूर नहीं होता जब आप हाशिए पे चले जाते हैं। जब आप हाशिए पे चले जाते हैं, जब आपको दर्शक आपको या रीडर आपको रिजेक्ट कर देगा, और जिस दिन ये होता है उस दिन फिर आपके लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर ये टर्म हो चाहे ना हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरे जिस परिदृश्य की आप बात कर रहे हैं उससे ही बाहर हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना रिस्क उठाएगा उस कैटेगरी में रहने के लिए। और ये कैटेगराइजेशन
जो है वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो करते हैं उस तरह के लोग कर सकते हैं, और दूसरे जो वो भी लोग होंगे जो कि इस तरह की आइडियोलॉजी और इस तरह के नामकरण का पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये आपका देखने का नज़रिया हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस की बात तो मनोज जी ऐसी है, मैंने ये वर्ड सिर्फ नेट पे नहीं सुना, बड़े बड़े जो हमारे एंकर हैं लाइक रविश कुमार वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज दिस कि गोदी मीडिया ये दिखाती है। ध्रुव राठी का अगर आपने पेज सुना है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जो कि इन्हीं तरह की वीडियोज़ पे काम करता है। स्पेशली मैं बताऊं बीजेपी के प्रोपेगेंडा हो गया या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोपेगेंडा है जो कि गलत या सही है, उनकी टर्म्स में ज़्यादा यूज़ मैंने करते हुए देखा है। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि इसी से था कि जैसे एक ध्रुव राठी का एक पेज है जो कि कहीं ना कहीं मीडिया से इन्फ्लुएंस कह लो या फिर मीडिया को दिखाता है कि क्या हमारे देश में चल रहा है विद द फैक्ट्स, विद एनिमेटेड फैक्ट्स, जो कि उसके व्यूज़ आई हैव सीन नॉट कपल ऑफ वीडियोज बट काफ़ी मंथ तक मैं गया, मिलियंस में है। वहीं पे ABP न्यूज़ जैसे चैनल पे मैं गया जहाँ पे आई गेस 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यूज़ मिलियंस तो छोड़ो, लाखों में भी इतने खास नहीं आते। अब आप दो के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बंदा है जो कि बात भी इन चैनल के बारे में बात भी करता है, और वहाँ पे एक ABP न्यूज़ या फिर कोई चैनल है जहाँ पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यूज़ हमारे एक तरफ मिल रहे हैं सारे में। देखिए, अब इसमें जवाब बहुत सिंपल है। जब आप बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, जब आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उसकी एक अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे अगर आपने कुछ लोगों का नाम लिया, मैं नाम मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यही है, विचारधारा ये हो या इसके बिल्कुल पलट हो। ठीक है। अगर इसके फॉलोअर मिलियंस में है तो इसके भी फॉलोअर मिलियंस में होंगे। इसके अगर 1 मिलियन है तो हो सकता है इसके 100 मिलियन हो, इतना भी अंतर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप के व्यूज़ में बैलेंस नहीं है तो आप एक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप निष्पक्ष मीडिया की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपने जिन प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस की बात की, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। उनको न सिर्फ खबरें दिखानी हैं, उनको निष्पक्ष तरीके से भी दिखाना है ताकि जो दर्शक उन पर भरोसा रखता है वो बना रहे। और उनका जो एक स्पेस है वो बना रहे। जिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की आप बात कर रहे हो, उसके बारे में मेरे विचार, जो मेरे निजी विचार कह सकते हैं, लेकिन मेरे विचार ये हैं, उन लोगों में ये जो मिलियंस ऑफ नंबर्स जो आते हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उसमें किस तरह की मेल प्रैक्टिसेस होती हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूँ कि बहुत से लोग आके जुड़ जाते हैं इनसे, तो वो कौन लोग हैं? क्या जो इंसान आज से 5 साल पहले जुड़ा हुआ था वो आज भी जुड़ा हुआ है? क्या उसके सारे फॉलोअर उसके सारे वीडियोस देखते हैं? नहीं। वो उन व्यूज़ की संख्या बढ़ाने के लिए क्या मेल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की जाती? मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं। इसीलिए इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में, इनमें कोई तुलना नहीं है आपस में। एक प्रतिष्ठित और एक निष्पक्ष मीडिया अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरे में काम करता है और देश के कानूनों के और बहुत से और जो रेगुलेशंस उनके ऊपर होते हैं उनके दायरे में काम करता है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो जानबूझकर कोई रेगुलेशंस नॉर्मली फॉलो नहीं करते। कंट्रोवर्सी अगर कोई होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे उनको आई बॉल्स मिलती हैं। और जाहिर बात है, जो फॉलोअर्स और उसका गेम है वो तो किसी से छुपा नहीं कि उसमें किस तरह की मेल प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो उसके बारे में जितना कम कमेंट करें
उतना ठीक होगा। मेरा मानना ये है कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ठीक बात है मनोज जी। अब आपके एक डाइवर्सिफाइड करियर में कोई आप क्या देखना चाहोगे? कोई आप ऐसा कुछ चैलेंजिंग वर्क मिला आपको जो आपको एकदम से याद आता हो, जब आपसे कोई पहले चीज़ क्वेश्चन पूछता है अबाउट, जब आप रिकॉल करते हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस जो आपको याद आता है आपके करियर में कि हाँ वो ऐसा हुआ था जो पहचान छोड़ गया आपके लाइफ पे? देखिए, मैं कोई एक इंस्टेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन मीडिया में आने के साथ मेरा जो सबसे पहले रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स मैंने किए वो जो देश का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसके साथ किए, डीडी न्यूज़ के साथ काम किया। और वहाँ हम लोगों को जिस तरीके से ग्रूम किया गया एज ए रिपोर्टर, वहाँ आपको मौका दिया जाता है सीखने का, आप पे भरोसा किया जाता है, और आप एज ए फ्रेशर कुछ दिन बाद जाकर इतनी हाई प्रोफाइल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, इतने बड़े लेवल पर जाकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। देश के बड़े से बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या जो देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हैं, या अगर मैं बात करूं कि उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उस स्तर के लोगों से जाके आप सीधे बातचीत करने लगते हैं। तो इस तरीके के मौके जो वो आपको एक जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, जो कि आपकी क्षमताओं में भरोसा रखता है, आप पर भरोसा रखता है, वो ही दे सकता है। और मेरे लिए इसीलिए वो जो एक्सपीरियंस है वो आज भी काफ़ी ख़ास है, और मैं उसको इसी तरीके से याद रखूँगा कि एक नहीं, मुझे इतने अच्छे अच्छे मौके दिए गए कि जिसके लिए मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा। जब मैंने डीडी न्यूज़ ज्वाइन किया तो मेरा जो सबसे पहला असाइनमेंट था, ज्वाइन करते ही, इनफैक्ट मेरी ज्वाइनिंग भी उस समय फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारे न्यूज़ एडिटर थे उन्होंने उस समय एक सूर्य ग्रहण हुआ, आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ, और कुरुक्षेत्र में उस पर एक बहुत मतलब स्नान का ख़ास महत्व है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये रिपोर्ट करना है वहाँ जाकर। और मैं बिल्कुल फ्रेशर था, लेकिन पहले ही दिन गाड़ी में बैठा के भेज दिया गया। और मैं नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें निराश किया। जो बाद में काम करके हम वहाँ से लाए, जो रिपोर्ट्स फाइल की, वहाँ से जितना काम किया उसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई। लेकिन वो जो एक चीज़ है वो डेफिनेटली मतलब एक मेमोरी रहेगी मेरे जहन में, कि कोई इंसान जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, आप पर एकदम से इतना भरोसा करता है, और आपको सीधे सीधे मतलब प्लेट में सजाकर आपको उस स्तर का काम दिया जाता है कि अगर तब भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद गलती आपकी होगी। तो मेरे लिए वो जो चंद असाइनमेंट्स थे शुरू के, और वो जो भरोसा मुझे उस स्तर पर मिला, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, ख़ास रहेगा। राइट। अब कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है अब इस स्टेज पे बैठ के कि यू कुड हैव डन इट मच बेटर, बट जो आपने किया, कुछ ऐसा लगा हो लाइफ में कभी ऐसा इंस्टेंस? देखिए, इसमें मुझे शायद सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर मैं अपने करियर में पीछे जा सकता तो शायद मैं अब जिस तरह से मैंने काम किया, एक क्षेत्र में इतने साल तक काम किया, एक कहें तो एक स्पेशलाइजेशन में इतने समय काम किया, तो वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं स्कोप था कि मैं सिर्फ एक तरह के मीडिया से जुड़ के ना रहता और कुछ और जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें ट्राई करता, या अलग टाइप के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, भले ही वो डिजिटल हों, प्रिंट हों, उनमें भी शायद ज़्यादा काम करता, तो वो कहीं ना कहीं और एक डायमेंशन ऐड करता। तो हाँ, अगर मुझे रिवाइंड बटन मिल जाए लाइफ का तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसमें बदलना चाहूँगा, लेकिन मोटे तौर पर नो रिग्रेट्स। मुझे जो मिला, मुझे बहुत अच्छा
उस अनुभव रहा इतने साल का, और मुझे किसी तरह का कोई उसमें गिला शिकवा नहीं है। मनोज जी, क्योंकि अपने करियर में डीडी न्यूज़ का नाम भी है, आपके करियर में आज तक का नाम भी है, आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? डीडी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, DD1, DD2, डीडी न्यूज़ जब तब थे जब हम छोटे छोटे थे, जब केबल टीवी भी नहीं था, और ये चैनल सोचो फर्स्ट प्लेस पे आके भी एक लॉन्ग टर्म प्ले नहीं कर पाए। आज मुझे नहीं लगता एग्जिस्टेंस है नहीं है, आई एम नॉट मच अपडेटेड, बट ये चैनल मुझे लगता है आज नहीं कंपेयर टू द अदर चैनल लाइक ABP न्यूज़ और आज तक। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, हालांकि ये कंपैरिजन बहुत अनफेयर रहता है, क्योंकि डीडी न्यूज़ इज़ दी स्टेट ब्रॉडकास्टर, और उसका जो गठन था वो उसका उद्देश्य अलग था, और वो एक तरीके का कमर्शियल वेंचर नहीं है। और वही कारण है कि जो जिस तरह की खबरें आप देखते हैं वो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन उसका फ्लेवर, उसका ट्रीटमेंट वो एक निजी चैनल में अलग तरीके से होता है, और एक जो सरकारी प्रभाव में जो चैनल हो वो उसमें एक अलग तरीके से होता है। और वो ऐसा नहीं कि वो ख़राब ही होता है सरकारी चैनल्स में, उन पर एक अपनी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को वो किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जो वो लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और कंपैरिजन, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। दो निजी चैनल्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, दो अलग अलग सरकारी चैनल्स के बीच में शायद कंपैरिजन हो सकता है, दो अलग अलग सरकारी मीडिया आउटलेट्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह के दो उसको कंपेयर करेंगे तो वो कुछ हद तक अनफेयर होगा। जब हम किसी चैनल को सरकारी चैनल बोलते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है सरकार का सरकारी चैनल पे? देखिए, सरकारी चैनल है तो इम्पैक्ट तो होगा, तो लेकिन वो इम्पैक्ट सही है कि गलत है, उसमें शायद मेरी राय कुछ अलग होगी। जिस तरीके से सरकारी वर्ड को यूज़ किया जाता है उसको लेकर मेरी आपत्ति रहती है। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। राइट। सरकारी का मतलब ये नहीं कि निष्पक्ष नहीं है, सरकारी का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदार नहीं है, सरकारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के व्यूज़ रखता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ। जब भी चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं बड़ी, उनको स्टेट ब्रॉडकास्टर्स पे एक समय मिलता है जिसमें वो अपना पक्ष रख सकें। उनके नेता आकर अपनी चुनाव का एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव प्रचार करते हैं, एक भाषण देते हैं, और उसका समय नियत होता है। वो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो समय दिया जाता है स्टेट ब्रॉडकास्टर्स पर। लेकिन वो जो चीज़ है वो डिसाइड करने का जो पूरी तरह से दारोमदार है वो एक तरह से संसद पर होता है, और ये सब चीज़ें सरकार नहीं गवर्न करती, संसद गवर्न करती, जिसमें विपक्ष भी है। इसलिए उन पर पैनी नज़र रहती है। कहीं ऐसा नहीं कि पक्ष को ज़्यादा समय दे दिया और विपक्ष को नहीं दिया, कहीं ऐसा नहीं हो कि बातें उनकी तरीके से की जा रही हैं, हमारे तरीके से नहीं की जा रही, या कहीं ना कहीं जिसे आप कहते हैं फेवरेटिज़म तो नहीं है। तो इन चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र रहती है, बहुत से नापतोल होते हैं, बहुत से वॉच डॉग्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो कहा जाए कि सरकारी चैनल है या सरकारी मीडिया है और निजी मीडिया है, तो उसमें उस सरकारी या निजी होने से उसकी निष्पक्षता पर कोई फ़र्क पड़ता है? वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो अपने स्तर पर अपने जो मैंडेट हैं उसको पूरा करते हुए अपनी हदों के अंदर वो निष्पक्षता अपनी उनको बनाए रखनी पड़ती है। और कभी कभी किसी निजी प्लेयर से या किसी यूट्यूब न्यूज़ चैनल से तो कहीं ज़्यादा निष्पक्षता उन्हें बना के रखनी पड़ती है। ओके। अब बिकॉज मनोज जी, इतना मैं जानता हूँ आपको, और जो मैं अभी जान पा रहा हूँ स्पेशली बात करते वक्त, मेरे को दिख रहा है कितने आप जिस तरह के आप व्यक्ति हैं,
मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, हम जो व्यूअर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं देख रहे, वो भी पहचान गए हैं आपको कि कितना आप चाहते हैं चीज़ों के लिए बढ़िया, और आप हर चीज़ को निष्पक्ष तरीके से रखना भी चाहते हैं। आपको अगर दोबारा मौका मिले किसी चैनल को ज्वाइन करने का, तो वो कौन सा होगा? देखिए, ये सवाल ऐसा नहीं है जिसका उत्तर मैं स्टिल मतलब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली आप एक चैनल नहीं हो, अच्छा कौन सा चैनल वो नहीं होगा? मैं आपको ना तो ये बताऊंगा कि कौन सा चैनल होगा और कौन सा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ किस तरह का हो सकता है। या आप सिर्फ चैनल की बात कर रहे हैं, मैं तो प्रिंट मीडिया को भी उसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं दूसरे फॉर्मेट में भी काम करना चाहूँगा। तो BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जो है, वो जिस तरीके से अपनी पत्रकारिता करता आया है, उसका मैं हमेशा से एडमायरर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे उनके साथ शायद काम करना होगा अगर मैं अपनी दूसरी पारी शुरू करूँ, लेकिन उसी जैसे किसी सेटअप में जो अपनी निष्पक्षता बनाए रखे हर कंडीशन में, उसके साथ कहीं ना कहीं काम करना चाहूँगा, जहाँ हमेशा एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहे, जहाँ हमेशा जो आपकी आमतौर पर शिकायतें हैं वो कि एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ हर चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता होगा। अगर ऐसा कोई आउटलेट मेरे पास आता है तो, और भविष्य में कोई ऐसा मौका मिलता है और बात होती है, तो शायद ऐसी ही जगह में जाना चाहूँगा। तो आपने काफ़ी क्लियर कर दिया BBC बोल के कि BBC एक ऐसा चैनल है जो कि निष्पक्ष है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, और जो कि सही है कंपेयर टू अदर चैनल। बाकी BBC भारतीय चैनल नहीं है, स्वामित्व उस पे। आई नो एब्सोल्युटली। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन। जब मैं दो नाम लेता हूँ किसी भी मीडिया आउटलेट के या फिर किसी भी दो व्यक्ति के, दो पर्सन के जो कि रिपोर्टिंग में हैं, आपको सिर्फ कमेंट या फैक्ट में बताना है, या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास एक ही ग्लांस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ नाम आते हैं, जैसे कि रवीश कुमार है, हमारे NDTV। नामों वाले जो प्रश्न हैं वो बड़े ट्रिकी होते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो बायस हैं वो सामने आ जाते हैं, इसलिए मैं हाँ, उसमें मेरा भी ओपिनियन आएगा, आपका भी उसमें जो सवाल है उसमें ओपिनियन आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ऑब्जेक्टिविटी है इस डिस्कशन की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट मनोज जी। बाकी आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम आपसे इतना अपनी टाइम निकाल के डिस्कशन के लिए आए, आई वुड से थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर दोबारा आपको बुला सकूँ इस पॉडकास्ट के लिए, अगर अलग डिस्कशन के लिए, तो मैं ज़रूर बुलाऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।